हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 12 एटम्स के बारे में। ठीक है, और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम की। यानी कि देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने क्या समझा था कि किस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट ना थॉमसन, उन्होंने जो है एक बढ़िया सा जो है मॉडल देने की कोशिश करी, बढ़िया सा मॉडल देने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो गया? तो फेल्ड इनकी वजह से हुआ। रदरफोर्ड जो थे वो उनके शिष्य थे, मतलब स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड उनके क्या थे? थॉमसन के स्टूडेंट थे। ठीक है। हाँ, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर दी, लेकिन फिर उन्होंने मॉडल देना चाहा कि अच्छा देखो भाई, एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब देखो ऐसा होता होगा, लेकिन फेल्ड हो गया। फिर उसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को तो आप जानते हो, मैंने आपकी इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी कि ये भाई नोबेल प्राइज विनर हैं। 2000 कह रहे हैं, 1908 के आसपास इनको जो है नोबेल प्राइज मिल गया था। तो और ये रेडियो एक्टिविटी के ज्ञाता एकदम महारथी। ठीक है। तो अब इन्होंने देखो क्या किया, अल्फा पार्टिकल का इन्होंने क्या किया, स्कैटरिंग कराया और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पहले दिन स्टार्ट किया और 1 महीने 2 महीने या 1 साल 2 साल में जो इन्होंने रिजल्ट बता दिया, ना ना बिल्कुल नहीं, देखना भी टाइम नहीं देखना। तो इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया। इनके साथ और भी बहुत सारे इनके साइंटिस्ट थे, या साइंटिस्ट कह लो या इनके शिष्य कह लो। ठीक है, मतलब इन्होंने सजेशन दे रहे थे और वो सब ये काम कर रहे थे। ठीक, काफ़ी जीनियस थे उस समय, अपने टाइम किया। अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया और उस अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग से उन्होंने बहुत सारे जो है रिजल्ट ना, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, देन फाइनली जाकर के इन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम प्लानिटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। प्लानिटरी, PLANETRY, प्लानिटरी मॉडल के नाम से जानते हैं। बात समझना। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये दिया और तुरंत ये बता दिया, नहीं। इन्होंने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग जो है वो स्टार्ट किया था लगभग 1906 के आसपास। ठीक है, और इन्होंने ये जो मॉडल दिया था वो दिया था, आपको पता होगा, 1911 के आसपास दिया था। समझ रहे हो? तो तुम कहते हैं ना प्रोटॉन हमारा कब डिस्कवर हुआ था, समझ रहे हो ना? तो 1906 के आसपास इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो है एक्सप्लेनेशन किया। बहुत देख रहे हो, इतने साल लग गए, समझ रहे हो ना? और फिर फाइनली 1911 में प्लानिटरी मॉडल। तो ये मॉडल बहुत ही छोटा है, मेरी बात समझ लेना 2 मिनट के लिए। ये मॉडल बहुत ही छोटा है। कहने का सीन क्या है कि आपको अगर ये चीज़ अगर समझ में नहीं आएगा, अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा, तो आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आएगा फिर। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में इसकी भी डिस्कशन कर लें, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको आप अच्छे से समझो। इसमें आपके बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जैसे कि आपका एक आएगा डिस्टेंस ऑफ, ये इम्पैक्ट डिस्टेंस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो हम उन सारी की सारी चीज़ों को जो है बारी बारी से देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लगा लो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ओके, देखो क्या चीज़ है ये। अच्छा, एक बात यहाँ से और है, अल्फा पार्टिकल को के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हम इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको आप जो है, और जैसे इसका हमारा जो सिंबल, ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, He2+, यानी कि डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, हमारा जो डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम है वो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। देखो, जो हमारे, मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें हमेशा कंटिन्यूसली क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का जो है सिक्रेशन होता रहता है, निकलते रहते हैं। और ये डिस्कवरी इन्होंने करी थी, यही अपने जीनियस रदरफोर्ड, है ना? तो ये होता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली आपके 2 प्रोटॉन होते हैं, है ना? 2 प्रोटॉन होते हैं और इसमें आपके 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? He जानते हो ना, He हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम आता है ये वही चीज़ है। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और इनका जो चार्ज होता है, इनकी अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो इनका चार्ज बहुत ही कम, दैट इज़ +2 ही होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अल्फा पार्टिकल के पास ये सारी जो है प्रॉपर्टी होती हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल को लिया, मतलब अल्फा पार्टिकल, मतलब उन्होंने यहाँ पर कोई भी एक सोर्स रखा होगा। ठीक है, उस सोर्स से क्या निकल रहा होगा, अल्फा रेज हमारा निकल रहा होगा, और वो अल्फा रेज जाकर के किसी गोल्ड पर पड़ा। गोल्ड मतलब गोल्ड की बहुत ही पतली सी पत्ती उन्होंने ली, बात समझना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब गोल्ड फॉयल के, जिसको आप कह सकते हो, उसको पीट पीट करके क्या कर दिया गया, बहुत ही चपटा कर दिया गया, पतला कर दिया गया। और इतना ज़्यादा, देखो कितना, ये भी थोड़ी सी बात ध्यान रखना, कितनी, लगभग 2 × 10⁻⁷ मीटर, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा उसको पीटा गया, इतना ज़्यादा उसको जो है पतला कर दिया गया। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने यहाँ पर अपना कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा होगा, बिस्मथ, पोलोनियम, क्या लो, कुछ भी रखा होगा, वहाँ से क्या हो रही होगी, अल्फा रेज निकल रही होंगी। और अभी जो है सामने उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, सिंपली
उन्होंने यहाँ पर सामने एक जो है जिंक सल्फाइड की उन्होंने एक स्क्रीन लगाई। किसकी स्क्रीन लगाई बात समझना, जिंक सल्फाइड की उन्होंने स्क्रीन लगाई। तो भाई देखा कि ठीक है हमारी जो रेज आई वो फाइनली इस पर जाकर के गिर गई, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा था, है ना, जैसे रेज आई वैसे आकर के यहाँ पर गिर गई। अब देखो अब क्या हुआ कि इसके बीच में इन्होंने जो है एक गोल्ड फॉयल रख दिया। ये बात समझना, ये गोल्ड फॉयल ऐसे नहीं रखा गया जैसे आप देख रहे हो, है ना, ये ऐसे नहीं रखा गया है ना, ये ऐसे रखा गया है, समझ रहे हो ना, यहाँ से रेज आ रही है और ये गोल्ड फॉयल ऐसे नहीं रखा गया, ऐसे रखा है। बहुत ही पतली है ये गोल्ड फॉयल, बहुत ज़्यादा पतली। कितनी पतली आप समझ लो, इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है, अच्छी बात है अगर इमेजिन कर सकते हो। तो इतनी पतली ऐसे गोल्ड फॉयल ऐसे रखी गई है। अब फिर से इन्होंने क्या किया, फिर से इन्होंने अल्फा पार्टिकल का जो है इस पर फॉल कराया, ठीक। तो अब इन्होंने देखा कि भाई हमारी जो रेज थी, है ना, जब ये गोल्ड फॉयल जब ऐसे होकर के जाई तो इन्होंने देखा कि कुछ रेज ऐसे ऐसे सीधे निकल गई, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि कुछ रेज जो थी वो ऐसे मतलब हल्की सी बेंड हो गई, मतलब इस वाली रेज को यहाँ पर ऐसे फॉल होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये फॉल ही नहीं हुआ। बात समझना थोड़ा सा, ठीक है। इन्होंने देखा कि अच्छा ये वाली रेज जो है, मतलब ये वाली रेज भी फॉल नहीं हुई, यानी कि इस वाली रेज को ऐसे सीधा फॉल होना चाहिए था, बट ये वाली मान लो कुछ और ऐसे जाकर के ऐसे फॉल हो रही है ना, समझ रहा, ये वाली रेज ऐसे सीधी चली गई। तो कहने का सीन क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा, ठीक, बात समझना थोड़ा सा, ऐसे यहाँ पर कुछ रहा होगा जिसकी वजह से ये टकराई होगी और टकरा करके ऐसे इधर चली गई, है ना। चमक जो है, मतलब ये भाई अल्फा रेज है, तो जब ये जिंक सल्फाइड पर पड़ेगी तो क्या होगी, ये चमकेगी। तो बेसिकली इस वाली रेज को जो है यहाँ पर ऐसे बहुत, अच्छा ऐसा नहीं कि एक दो रेज की बात, बहुत सारे यहाँ पर रेज थे, है ना, मिलियंस ऑफ मिलियंस यहाँ पर रेज थे, ठीक है, हम पर्टिकुलर कुछ की बात कर रहे हैं, ओके। तो समझ रहे हो, टाइमलाइन देखो एक बार, थोड़ा सा टाइमलाइन देख लो 1906 1911 यार, बहुत समय होता है, समझ रहे हो ना, 5 साल बहुत ज़्यादा समय है। देखो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे, लगभग 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 देखो स्टार्ट तो किया था इन्होंने लगभग 1906 में, ठीक है। फिर इन्होंने साथ में कुछ और साइंटिस्ट को ले लिया था, गाइगर और मार्सडन नाम के कुछ और भी साइंटिस्ट थे, है ना। तो साथ में लगभग ये 1909 की बात हो रही है, 1909 के आसपास की बात हो रही थी। सोचो उसमें उनको जो है ना ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, 1900 में उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। तो 1909 में इन्होंने कुछ और साइंटिस्ट को लिया, स्टार्टिंग इन्होंने खुद से किया 1906 में, ठीक है ना, बट कंफ्यूजन नहीं निकला तो उन्होंने कुछ और अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, ठीक है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया और ये चीज़ें जो है उन्होंने ऑब्जर्व करी, समय लगा थोड़ा सा। तो यहाँ से भी उन्होंने जो है कोई भी रिजल्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाया, मतलब काफ़ी इसके बारे में उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बात समझ रहे हो, ये चीज़ समझो थोड़ा सा। उनकी परेशानी ये थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, है ना, हमारी ये जो रे है ना वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जा रही है। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, कुछ रेज बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जा रही हैं, कुछ रेज बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं हो रही हैं, थोड़ा समझना, कुछ रेज जो हैं बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं हो रही हैं, जैसे आई थी किसी भी एंगल पर स्कैटर्ड नहीं हुआ, इधर वाली रेज किसी भी एंगल पर स्कैटर्ड नहीं हुआ। तो इसका उन्होंने प्रॉपर कोई रिजल्ट नहीं निकाल दिया, काफ़ी नहीं निकाल पाए, काफ़ी सोचने के बाद, ठीक है। फिर 1911 में काफ़ी सोचने के बाद, देखो 909 में इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, है ना, पहले तो ये केवल सोच ही रहे थे, इमेजिन ही कर रहे थे। फिर 909 में इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया और 1911 में इन्होंने कुछ जो है ऑब्जर्वेशन किए, कुछ ऑब्जर्व किया, या फिर उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी बनाई। अब वो थ्योरी क्या थी, अब हम आगे समझते हैं। देखो अब इनके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। इन्होंने ठीक है, काफ़ी सोचने समझने के बाद, विचार करने के बाद इन्होंने कहा कि देखो ऐसा था सर, हम वहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल को हम जो स्कैटर करा रहे थे, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल हमारी जो स्कैटर्ड हो जा रही थी बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल पर, कभी लार्ज एंगल बन रहा था, कभी बहुत ही स्मॉल एंगल बन रहा था, कभी कोई एंगल ही नहीं बन रहा था। तो इसका रीज़न क्या था, उन्होंने जो है एक्सप्लेन करना चाहते हो। उन्होंने क्या कहा, ये उन्होंने पूरा मान लो कि ये आपका कोई एक जो है, समझ सकते हो, ये आपका कोई एक एटम है, क्या है, कोई एक एटम है। और इस एटम में अभी देखो, अभी न्यूक्लियस की अभी मतलब 1909 में उन्होंने न्यूक्लियस को तो डिफाइन कर दिया था, 1909 में ही न्यूक्लियस को उन्होंने डिफाइन कर दिया था, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन दिया 1911 में। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि हमारी जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वैसे सीधी चली जा रही हैं, क्या हो जाए, हमारी जो अल्फा रेज थी वो क्या हो गई, वैसे सीधी चली गई, यहाँ से निकली और ऐसे सीधी चली गई। यहाँ पर भी मान लो, यहाँ जो लास्ट वाला मतलब ये न्यूक्लियस का जो एंडिंग वाला जो इधर वाला जो पोर्शन था, यहाँ से भी हमारी जो अल्फा रेज थी वो भी क्या हो गई, सीधी चली गई।
अब जैसे जैसे मतलब अब देखो ये न्यूक्लियस का हमारा ये सेंटर वाला कहीं मतलब सॉरी ये हमारा एटम है। अभी न्यूक्लियस बात समझा, अभी उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने कहा कि ठीक है ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है ना एटम्स का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे जैसे हमारी अल्फा पार्टिकल इसके सेंटर के नजदीक जा रही है, अभी न्यूक्लियस वर्ड नहीं यूज करेंगे, हमने कहा भाई जैसे जैसे हमारी ये सेंटर के नजदीक जा रही है तो वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हमारी ये जो अल्फा रेज है ना वो क्या होती जा रही है, वो हमारी डिफ्लेक्ट होती जा रही है। क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। और ज्यादा हम नजदीक गए इसके तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, और ज्यादा इसके नजदीक गए तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन और ज्यादा लार्ज एंगल पर हो रहा है। तो देखो अभी ये बात समझो थोड़ा सा, ये स्टार्टिंग वाली लाइन थी, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब जैसे ही ये थोड़ा सा और नजदीक आया इस सेंटर के, मान लो यहाँ पर हम सेंटर मान लेते हैं, अगर किसी भी एटम के अगर हम सेंटर में न्यूक्लियस वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमने ये देखा देखो इसको ऐसे ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था ना, ठीक है, बट ऐसे नहीं, ऐसे ये मुड़ गया तो थोड़ा सा एंगल यहाँ पर स्मॉल है। अब देखो इस वाले अगर हम रेज की बात करें तो इसको भी ऐसे क्या होना था, ऐसे ऐसे इसको सीधे चले जाना चाहिए था, बट ये देखो और ज्यादा देखो मुड़ गया भाई, यहाँ पे एंगल और यहाँ का एंगल देखो ज्यादा है ना। यानी कि जो रेज हमारे सेंटर से अगर मतलब उस एटम के अगर सेंटर से होकर के जाने की कोशिश कर रही है, वो रेज उतना ही ज्यादा क्या हो जा रहा है, बेंट हो जा रहा है, वो ज्यादा उतना ही ज्यादा कह सकते हो कि अब डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चीज है, समझ रहे हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चीज है जो क्या कर रही है, इन रेज को इसकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। अब सोचो वो क्या हो सकता है, अब ऐसी बात है अगर आप एक गोल्ड, अगर हमने मान लो अगर हमने ये गोल्ड का एटम लिया है, तो गोल्ड जैसा कि आप जानते हो गोल्ड का एटम यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, माफ करना अगर हम गलत लिख रहे होंगे, तो 79 AU है ना, ठीक है, एक बार देख रहे हैं, चेक कर लेना, AU होता है, ठीक है, गोल्ड का AU होता है। और इसका अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल, जैसे भाई देखो न्यूक्लियस है, मतलब उनको पता चल गया कि अच्छा हमारा ये एटम है, तो उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे रेज जो थे ना वो क्या हो रहे थे, बहुत सारे रेज तो ऐसे ही खाली खाली पास हो जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारा जो एटम है ना वो अंदर से खोखला है, अब सेंटर पर कुछ है, अब वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसा है जो क्या कर रहा है, इन रेज को बार बार डिफ्लेक्ट करते रहा है। तो उन्होंने रिजल्ट निकाला कि मान लो अगर हमने गोल्ड का लिया तो गोल्ड का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। अब अगर हम इसके चार्ज की बात करें कि इस पर चार्ज कितना होगा, 79, तो 79 और मतलब मान लो कि अगर हम Z इंटू ई कहते हैं ना, चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, Z इंटू ई करते हैं, तो Z इंटू ई मतलब क्या है, मतलब बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर। अच्छा अल्फा रेज भी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, कितनी है, केवल 2 ही है, और कहाँ सोचो ये 79 ही होगा, बस में ना थोड़ा सा 79 ही, और कहाँ ये 2 ही, तो अब ऐसी बात है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो भाई कहीं ना कहीं तो मतलब रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा होगा ना, रिफ्लेक्शन कह रहे हैं सॉरी, रिपल्सन हो रहा होगा ना, रिफ्लेक्शन में वो लाइट वाला चैप्टर याद है क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो पॉजिटिव ये अल्फा पार्टिकल, आखिर ये बेंड क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, सोचो, छोड़ो जाने दो ये सब सारी बातें छोड़ दो, भी उनके माइंड में क्या चल रहा था, उन्होंने कहा कि अच्छा ये रिपल्सन ही क्यों हुआ, इसकी तरफ अट्रैक्ट ही क्यों नहीं हो गया, यहाँ से क्यों नहीं हमें कोई जो है रेज जाती हुई दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसका मतलब है कि मस्ट है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा कुछ ना कुछ एक पार्टिकल होगा, ठीक है, जिसके बेसिस पर हमारी ये सारी की सारी रेज क्या कर दी, वो जो पार्टिकल है फोर्स लगा करके उन सारी की सारी रेज को क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। फिर उन्होंने आइडिया लगा अच्छा हमारे ये अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना होता है, 2 ही होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है ना, 2 ही होता है, वो सारी चीजें पता चल चुकी थी, तो 2 ही होता है। अच्छा मतलब कि ये पॉजिटिव है तो मस्ट है कि ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा। इस बेसिस पे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इस एटम के सेंटर पे हमारा एक जो है एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको उन्होंने कहा प्रोटॉन, ठीक है। ये बात फिलहाल समझ में आई आपको कि ऐसा ये क्यों हो रहा था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंटर। अब उस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कह दिया। तो पहली उन्होंने रिजल्ट क्या निकाली, देखो बात समझो, पहली उन्होंने रिजल्ट ये निकाली, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। देखो पहले रिजल्ट उन्होंने क्या निकाली, देखो पहला रिजल्ट उन्होंने यही कहा सिंपल, भाई देखो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है ना, मोस्ट ऑफ हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, उनका कहीं भी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छा तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या निकाला, इस बेसिस पे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि हमारा जो एटम है वो ऑलमोस्ट हॉलो है, अंदर से क्या है, खोखला है। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये पूरे के पूरे एटम्स की बात हो रही है, ये पूरे के पूरे किसकी बात हो रही है, ये पूरा आपका एटम्स है, और इस एटम्स के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, जहां पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पता है ना इतनी बातें, ये तो आपको एग्जैक्टली पता है ना, उसमें लोगों को नहीं पता था 1911 की बात है, उसमें मोस्टली लोगों को नहीं पता, उसमें केवल किनको पता था, रदरफोर्ड को पता था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारा जो एटम है ना, वो पूरा का पूरा हमारा जो एटम है ना वो अंदर से खोखला है, पूरी तरीके से हॉलो है, ठीक है।
और क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई मोस्टली हमारी जो अल्फा रेज है वो क्या हो जा रही थी, पास हो जा रही थी, और कुछ ही ऐसी रेज थी जो क्या हो जा रही थी, लगभग 1% या लगभग 5% के आसपास कह लो, कुछ ऐसी रेज थी जो क्या हो रही थी, वापस डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, कुछ तो बहुत ही ज्यादा लार्ज एंगल पर। अच्छा, एक रे ऐसी भी होगी, अब यही हमारा मेन होगा, अब इनके बेसिस पे हम जो है इस न्यूक्लियस की साइज का एस्टिमेशन करते हैं। कुछ हमारी रेज ऐसे भी होगी जो इस न्यूक्लियस से क्या होना चाहेगा, हेड टू हेड कोलिजन इसका होना चाहेगा, बट नहीं होगा, ये फाइनली ऐसे वापस मुड़ जाएगी, 180 डिग्री पर मुड़ जाएगी। तो लगभग ऐसा देखा गया कि 8000 मिनट से 1 हमारे रेज ऐसे थे, 8000 से नियरली 8000 मिनट से 1 हमारा अल्फा पार्टिकल ऐसा था, अल्फा रेज ऐसा था जो है मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री पर इसका क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब कि उन्होंने इसके बेसिस पर ये काउंट किया होगा कि भाई न्यूक्लियस है ना जो बहुत ज्यादा छोटा है। सोच रहे हो 1000 रेज में से केवल एक रेज ऐसा है, सॉरी 10,000 8000 से लगभग 10,000 के रेज में से हमारा एक रे ऐसा है जो केवल 180 डिग्री पर क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि भाई जो भी न्यूक्लियस का जो पोजीशन है एटम में क्या बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये बात समझाई। अच्छा, एटम्स की जो साइज उस समय जो कैलकुलेट करी गई थी वो थी 10⁻⁻10 मीटर रेडियस। एटम की जो रेडियस थी, मतलब एटम ये ओवरऑल हम अगर ये एटम कह रहे हैं ना तो उसकी रेडियस कितनी थी, 10⁻10 मीटर, याद रखना ये बात। तो न्यूक्लियस की क्या होगी, और भी ज्यादा छोटी। ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डोंट भाई, साथ में आप मेरे चलते रहो। इतनी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई। पहला जो है उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, पहला आपको जो कंक्लूजन है वो समझ में आया। दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो जी, हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है। दूसरा उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, सेम वही बातें मैंने जो आपको स्टार्टिंग में सारी बातें मैंने आपको बता दी। दूसरा देखो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, भाई उन्होंने कहा कि सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, एंगल क्या, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, भाई देखो अल्फा पार्टिकल्स हमको पता है कि भाई ये अल्फा पार्टिकल दैट मीन्स हमारा हीलियम का मतलब He+ है ना, तो भाई He+ दैट हमारा ये अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है। सो द पार्ट ऑफ एटम दैट डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। यही कंक्लूजन उन्होंने निकाला। भाई देखो अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और एटम का वो पार्ट जो इन सारे के सारे अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज ही तो होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पहली बात उन्होंने ये कहा, ठीक है, कि जो डिफ्लेक्ट कर रहा होगा है ना एटम का वो पार्ट जो इन पार्टिकल्स, जो इन रेज को, जो इन अल्फा रेज को, वर्ड्स पे ध्यान दो, जो इन अल्फा रेज को डिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, तब उन्होंने यहां से ये रिजल्ट निकाला, द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो भी पार्ट एटम का जो भी पार्ट हमारे इन अल्फा रेज को डिफ्लेक्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे एटम में फैला हुआ है, जैसा कि थॉमसन ने बताया था कि यहाँ भी पॉजिटिव एटम्स है, ये पूरा एटम्स है, यहाँ भी पॉजिटिव थॉमसन ने बताया था। रदरफोर्ड ने कहा नहीं ऐसा नहीं है सर, देखो आपने गलत बताया था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारा जो भी पॉजिटिव चार्ज इन सारे के सारे रेज को डिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो किसी एक ही जगह पर क्या है, कंसंट्रेटेड है। अगर हर जगह हम अगर एटम्स में मान लो अगर वो हर जगह कंसंट्रेट होता तो एटम्स में हमको एक नहीं बहुत सारे ऐसे जो हमें रेज जो है डिफ्लेक्ट होते हुए मतलब 180 डिग्री पर दिखाई देते। तभी हम इस चीज को थोड़ा सा आगे समझेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आई आपको। उन्होंने कहा कि भाई द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस एंड दिस पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द एटम। दो बातें यहां से आपको साफ साफ बता दो, समझ में आ गई। पहली चीज देखो क्या कहा भाई कि देखो ऐसा है भाई सर कि हमारा ये जो एटम्स है ना, ये पूरा एटम है, ये क्या है हमारा, होलो है। क्यों होलो है सर, क्योंकि हमारे जो है ना बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है ना बिना किसी अफेक्ट के क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि देखो ये हमारी कुछ ऐसी भी रेज थी जो स्मॉल एंगल पर क्या हो जा रही थी, कुछ है मतलब बहुत सारी रेज जो है वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब है कि जिस चीज से है ना, वो जो हमारी जो चीज है, चीज मतलब वो वाली चीज नहीं, खाने वाली चीज नहीं, ये जो हमारा जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इन रेज को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, अगर ये भी निगेटिव चार्ज होता, तो ये पॉजिटिव अल्फा रेज आपकी पॉजिटिव है, ये आपकी निगेटिव है, तो ये इसको क्या कर लेती, अट्रैक्ट कर लेती। समझ रहे हो, देखो हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं, अभी आप लोग जो पढ़ते हो ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, हम लोग उसी के ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ये हम लोग उसी के ओरिजिन की बात कर रहे हैं ना। आज से लगभग 1911 में लोगों को ये नहीं पता था कि अच्छा यहाँ पे हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। हम उसी की बात कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो।
अब हर एक एलिमेंट्स के क्या होंगे, हर एक आपके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अलग अलग होंगे। चलो ठीक है, फिलहाल ये बात के बाद बात है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि ये देखो सर, ये जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे एटम्स में फैला हुआ है, वो एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर क्या सिचुएटेड है, ठीक है। वो जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एटम्स के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। अब देखो जी, थर्ड बात समझना उनकी। थर्ड बात उन्होंने जो है, थर्ड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कहा कि देखो सर ऐसा है, कुछ बहुत सारे क्या हुए, हमारे जो रेज थे वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। अब उन बहुत सारे रेज में कुछ रेज यानी कि बहुत ही कम, है ना, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड एट लार्ज एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 और 180 डिग्री। उन्होंने कहा कि बहुत सारे तो बहुत छोटे छोटे एंगल पर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी रेज थे बहुत ही कम, लगभग हम कह सकते हैं कि 8000 रे में से केवल एक या दो रे ऐसे थे जो 180 या 90 डिग्री पर क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका क्या मतलब है, बात समझो, सही ऑब्वियस ही बात है कि अगर इतना बड़ा, अगर हमारा मान लो न्यूक्लियस है, वैसे सॉरी इतना बड़ा अगर हमारा एटम्स है, वैसे होता तो नहीं है, मतलब समझाने के लिए आपको ये बनाया गया है। अगर एटम है इतना बड़ा, तो अगर हम इसमें मान लो बहुत सारे मिलियंस ऑफ रेज हम इसमें छोड़ दिए, है ना, तो उसमें से लगभग ऐसा दिखा कि लगभग 8000 में से, मान लो 8000 हमने रेज छोड़ दिया, तो उसमें से ऐसा लगा कि 8000 में से नहीं, केवल एक ही रेज है जो क्या हो रहा है, 180 डिग्री पर क्या हो जा रहा है, ऐसे आया और 180 डिग्री पर क्या हो गया, वापस चला गया। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, दिस मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज इन एटम, यानी कि वो जो पहले दूसरे वाले कंक्लूजन से आपको समझ में आ गया ना। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस सेंटर पर क्या है कि यहाँ पर जो है इस न्यूक्लियस सॉरी इस एटम में कहीं ना कहीं एक जो है एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी उन्होंने न्यूक्लियस वर्ड नहीं यूज किया, बात समझो, तीसरे वाले में न्यूक्लियस वर्ड आएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे के पूरे एटम्स में सर कहीं ना कहीं हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा कि दिस मीन्स पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारा ये जो एटम है ना, इस एटम में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक छोटे से प्लेस में क्या है, मतलब बैठा हुआ है कहीं, है ना, बहुत ही छोटे से प्लेस में क्या है, कलेक्टेड हुआ है, कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस एट द सेंटर ऑफ एटम। और वो कहाँ है, सेंटर ऑफ एटम पर है, मतलब एटम के सेंटर पर है, ठीक है। एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड, और ये वही जो स्पेस है जहां पर हमारी ये पॉजिटिव चार्ज जो बैठा हुआ है ना, ये वही स्पेस है, और उसी स्पेस को हमने क्या दिया, न्यूक्लियस। बधाई हो, क्या हुआ है, न्यूक्लियस हुआ है। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने ये रिजल्ट दे दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि सर देखो, यही हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वही क्या हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। 1909 के आसपास और लगभग 1911 के आसपास उन्होंने फिर फाइनली बता दिया कि इनका उन्होंने नाम रख दिया प्रोटॉन। ये बात क्लियर हुई, आपको इतनी बात बता दो। तीनों चीजों को देखो बच्चे, कंक्लूड मतलब इंक्लूड करके देखो, है ना, तीनों को एक साथ देखो, ऐसा नहीं कि उसको अलग देखोगे उसको अलग नहीं। याद रखना, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पहला, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला नहीं पढ़ोगे तो दूसरा नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं पढ़ोगे तो तीसरा नहीं समझ में आएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी आप देख लेते हो। ये आता भी है ना, कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या है और इसके बेसिस पे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो चाहो तो आप नोट से भी लिख सकते हो, नोट थोड़ा अपलोड करने में समय अगर लगेगा तो आप चाहो तो यहाँ से ये सारी चीजें जो है आप लिख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की। देखो अच्छा, थर्ड कंक्लूजन की देखो अगर बात करें, बहुत ही प्यारा सा उन्होंने कंक्लूजन दिया, उन्होंने यूज किया कूलाम्स लॉ का। उन्होंने कहा कि देखो सर, अच्छा ऐसी बात है, अब ऐसी बात है भाई, देखो ये जो अल्फा पार्टिकल मान लो जो यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, तो इसके ऊपर भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कितना है, जिसको हम कह रहे हैं एन, जिसको हम कह रहे हैं 2e, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2e है। अब यहाँ पर जो हमारा जो न्यूक्लियस है, इसके पास भी पता चल गया कि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, और कितना, मान लो अगर हमने गोल्ड का लिया तो हम कह रहे हैं सर Ze, क्या कह रहे हैं Ze। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इनके बीच की देखो, अगर डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो थोड़ा सा कम एंगल पर होगा, या फिर होगा ही नहीं, अगर मान लो उस रीजन में आ ही नहीं रहा है, उस रीजन में अगर आ ही नहीं रहा तो कोई भी जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं होगा। हाँ, अगर जैसे जैसे मान लो अगर इनकी जैसे जैसे डिस्टेंस देखो बढ़ती सॉरी इनकी जो डिस्टेंस अगर जैसे जैसे नजदीक होती जाएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा तो ज्यादा एंगल पर क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि द स्कैटरिंग ऑल्सो फॉलो द कूलाम्स लॉ, दैट मीन्स यहां से देखो, फर्स्ट बात समझो, द पार्टिकल विच पासिंग फ्रॉम द पासिंग सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, द पार्टिकल विच पासिंग फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना, बात समझना, यहाँ पे थोड़ा सा ये मेंशन कर लो,
फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस अ स्मॉल रिपल्सिव। भाई देखो जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, तो क्या करेगा उसके ऊपर थोड़ा सा स्मॉल क्या होगा, स्मॉल रिपल्सिव फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये तो है ना, भूल गए क्या कूलम्ब्स लॉ सर, याद है ना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, समझ रहे हो। तो रिपल्सिव फोर्स एंड स्कैटर्ड थ्रू अ स्मॉल एंगल, ये बात बताओ क्लियर। क्या ये देखो रटने की जरूरत है क्या, सिंपल सी बात है, इसको आप समझना है ना, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं ना भैया। मैंने कहा कि भाई देखो बहुत ज्यादा दूर है तो रिपल्सिव फोर्स थोड़ा सा कम होगा, और जब रिपल्सिव फोर्स कम होगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बट द पार्टिकल पासिंग क्लोज टू द न्यूक्लियस, अब मान लो कि ये पार्टिकल पास होना चाहता नहीं, मैं तो जाएगा सर, मैं तो तेरे न्यूक्लियस से होकर के जाएगा, ये भी कह रहा अच्छा आ जा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सपीरियंसेस अ लार्ज रिपल्सिव फोर्स, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, बहुत ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा एंड स्कैटर्ड थ्रू अ लार्ज एंगल, और ये देखो बहुत ज्यादा लार्ज एंगल पर क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब एक छोटा सा और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ से देखो एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि जो कूलम्ब्स ने जो बताया था, इसका मतलब है कि हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है ना, वो हमारे एटॉमिक डिस्टेंसेस के लिए भी क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो, एक कंक्लूजन के तौर पर आप ये कह सकते हो कि कूलम्ब्स लॉ, अरे यार कूलम्ब्स लॉ है ना, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर एटॉमिक डिस्टेंसेस ऑल्सो। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, उनका ये जो था ये प्रूव हो गया ना, चार्जेस वार्जेस के बारे में उन्होंने, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या हो गया, वैलिड हो रहा है। देखो लास्ट बात उन्होंने जो बताई, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है सर, देखो उन्होंने ये किसके लिए लिया था, उन्होंने ये गोल्ड के लिए लिया था। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लिया, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ना आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान से मेरी बात वर्ड्स को समझो, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। क्लियर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस द डिफरेंट मेटल, भाई वो मेटल को लेकर के करके, मान लो उन्होंने गोल्ड लिया, फिर उन्होंने आयरन लिया होगा, फिर एल्यूमिनियम लिया होगा, फिर कॉपर लिया होगा, उनको पीट करके रखा होगा यहाँ पर, फिर से उसके ऊपर अल्फा, तो अब मजा आने लगा उनको, समझ रहे हो ना, मतलब अब परिपक्व हो गए वो, ठीक है, इस बेसिस पर, ठीक है। अच्छा तो उन्होंने वही कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियर ऑफ डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट, अलग अलग होगा सर, ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम होगा। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, क्या पता गोल्ड के लिए यहाँ इतना है, आयरन के लिए और थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे हो ना, कॉपर के लिए और थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे हो, ये सारी चीजें हैं, एल्यूमिनियम के लिए और थोड़ा सा कम होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, ऑब्वियसली बात है, आप देखे भी, आप देखोगे भी भाई, उनका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इस पर डिपेंड करेगा ना भाई। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो 13 इंटू हो जाएगा, गोल्ड का कितना होता है 79, तो 79, ऑब्वियसली बात है। ये तो आप कह पा रहे हो ना, आप इनकी जगह आप थोड़ा सा अपने आप को रख करके देखो, रदरफोर्ड की जगह आप अपने आप को रख करके देखो कि क्या बातें इनके माइंड में चल रही होगी, जब आपको एकदम ये सारी चीजें पता ही नहीं थी कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, समझ रहे हो ना। आप उस एज में जाओ, आपको अब फिर तो तब आप जो है थोड़ा सा इमेजिनेशन कर पाओगे कि अच्छा लोगों ने कितनी जो है डिफिकल्टी के साथ इन सब सारी चीज़ों को क्या किया, डिस्कवर किया है। ऐसा नहीं है कि चलो एक दिन में 2 दिन में हो गया, नहीं, मेहनत करना पड़ता है, लगना पड़ता है, समझ रहे हो, हार्ड वर्क ही है, सब कुछ है वो शॉर्टकट वाला तरीका नहीं अपनाने की कोशिश करना, ठीक है। स्ट्रेटजी नहीं बनाना, देखो कहने का मतलब ये है, स्ट्रेटजी बनाओ लेकिन मेहनत करने के बाद स्ट्रेटजी बनाओ। चलो फिलहाल सर बहुत सारी बातें हो गई, ओके, फिलहाल इतनी हमने सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कुछ और बेसिक सा जो है, अब यहाँ तक ये सारी बातें पता चल गई है ना, फाइनली जो है 1911 में जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब जो है ना ये जो न्यूक्लियस था ना, अब हम इस न्यूक्लियस की साइज बताना चाहते थे, बात समझना, इस न्यूक्लियस की हम क्या बताना चाहते थे सर, साइज बताना चाहते थे। तो ये साइज भी हम इसी बेसिस पर ही बताएंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ही बेसिस पर बताएंगे। अभी तक हमारा ये भी नहीं आया है, अगर ये समझ जाओगे ना, ये अगर आप अल्फा पार्टिकल अगर स्कैटरिंग, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग समझ जाओगे तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझो, अब यहाँ से हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सर हम किस तरीके से इस न्यूक्लियस का हम जो है साइज निकाल सकते हैं। अच्छा तो मैंने आपको बताया है कि एटम का जो उस समय जो साइज जो पता था, और ये सच भी है, एटम का जो साइज होता है, रेडियस जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब मेरे को बता दो कि जो न्यूक्लियस की साइज होगी सर, वो एटम से बड़ी होगी, छोटी होगी? सर कैसी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है सर, छोटी ही होगी, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो एटम्स के ही तो अंदर है। देखो फाइनली एक ऐसे समझ लो, आप ये कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हो कि लोगों को पहले एटम पता था, ठीक है, समझ रहे हो ना, एटम। अब एटम कहा,
उन्होंने कहा सर ये हमारा जो एटम है, अब इस एटम में क्या है, जैसे थॉमसन ने बता दिया कि सर इलेक्ट्रॉन है, इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसे हैं, क्या है, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस नहीं कर पाए, है ना। इतना ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, नहीं ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कैसे है, किस तरीके से उसका अरेंजमेंट है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। फिर रदरफोर्ड है, उन्होंने कहा कि सर देखो एटम है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, अच्छी बात है। अब इस एटम के अंदर हमारी एक और चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं क्या, जिसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। फाइनली उन्होंने पहले क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज है इस एटम में, है ना। सेंटर पॉइंट पर हमारा क्या होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को, बात समझना, थोड़ी सी इसका समरी समझ लो। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कहा, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम फर्दर क्या कह रहे हैं, ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियस। इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। फिर वो बाद में फिर डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस में हमने प्रोटॉन तो बता दिया, फिर न्यूक्लियस में फिर चैडविक है, याद है ना, चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन, है ना। 3 चीज़ें हो गई ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर नहीं याद होता तो नाच, है ना। सर क्या बता रहे हैं ये हम लोग का इस तरीके से तरीका था। ई मतलब तुम्हारा हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, टी मतलब आपका हो गया टॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन और टॉमसन, टी मतलब हो गया आपका प्रोटॉन, और आर मतलब हो गया रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। एन का मतलब हो गया आपका न्यूट्रॉन, और च का मतलब हो गया आपका चैडविक। समझ रहे हो, तो याद रख लेना, ईट पर नाच, ओके। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्या, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की हम साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें लिख लिए होगी आप लोगों ने, मिटा दिया जाए, स्टार्ट किया जाए। न्यूक्लियस की हम साइज जो है डिस्कवर करने वाले हैं, मतलब हम नहीं, ये जो रदरफोर्ड थे उन्होंने डिस्कवर किया, हम जो है केवल उनको एक्सप्लेन करने वाले, समझने वाले कि आखिर उन्होंने कैसे किया, ये कैसे किया, कैसे किया। चलो देखो समझते हैं। देखो जी बात समझते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हमने ये वर्ड क्यों यूज़ किया है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड माना जाता है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आप एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कर लोगे, यानी कि न्यूक्लियस का साइज कितना है वो आप कर लोगे। लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए कभी कभी डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ दिया जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। बस में ना हमें समझना है ये एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि हम न्यूक्लियस के यहाँ से साइज जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं, समझ रहे हो। और फिर इस चीज़ को समझने से पहले हमें ही समझना पड़ेगा ये कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ये वर्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। और इसके पहले हमें समझते हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट पैरामीटर। डायरेक्टली कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पर, है ना, वही। अब देखो, तो हमें इतनी बात पता चल गई कि सर मान लो अगर हमारा अगर एक एटम है ना, मान लो हम कह रहे हैं सर ये एटम है और इसके ऊपर हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कहीं एटम होगा और इसके बीच में क्या है, हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी हम देख रहे हैं कि मान लो एक रे हम यहाँ से ऐसे ले गए, तो हमारी ये रे क्या होगी, डायरेक्टली चली गई। एक रे ऐसे यहाँ से गई, ये रे क्या होगी, डायरेक्टली चली गई। एक रे ऐसे गई, थोड़ा सा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, समझ रहे हो ना। ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब एक ऐसी भी रे आई, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया ये, ठीक। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे इतने नज़दीक आ गए, हिम्मत कैसे भी तुम्हारी है, दूर भागो दूर भागो, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, ठीक, ऐसे कुछ दूर भागा होगा, है ना। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं, चलो, न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसा हो, ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं। अब देखो, अब कुछ हमारी रेज, एक रेज ऐसी भी होगी जो यहाँ तक गई होगी, है ना, बड़ी फोर्स से गई होगी, आज मैं तुमको आज जो है पेंट्रेट कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ से ये ऐसे भागो, यहाँ से जल्दी ऐसे मुड़ गई होंगी, ऐसे तो हुआ होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ये जो फिगर बना है इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। हमारी जो रेज है ना, ये जो अल्फा रेज थी, है ना, डायरेक्टली उड़ करके तो यहाँ पे नहीं आ गए हो ना, टाइमलाइन भगा करके नहीं, डायरेक्टली हम यहीं से देखेगा, मैं यहीं से देखेगा क्या होता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग देखा नहीं, नहीं सर मैं यहीं से देखेगा, मेरे को समझना है, यहीं से समझना है, तो नहीं आएगा समझ में, ऑब्वियस ही बात है। देखो क्या है भाई, हम कह रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना, मतलब पैरामीटर मतलब समझ सकते हो, पैरामीटर थे इम्पैक्ट, कहने का सीन क्या है, जैसे देखो इस वाली रेज को देखो, ये वाली रेज क्या हो गई, सीधे चली गई, इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, 0 है। इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। अब इस वाले रेज में आते हैं, इसको ऐसे चले जाना चाहिए, ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, बट इसने कहा कि अच्छा तुमको तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे,
ठीक है, तुमको घूमना पड़ेगा। और इसने इसको ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिया, दैट इज इम्पैक्ट पड़ा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा। कहने का सीन क्या है देखो कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है ना कि एक पर्टिकुलर अल्फा, देखो अब हर जितने भी अल्फा पार्टिकल्स होंगे, अल्फा रेज होंगे, उन हर एक अल्फा रेज की क्या होगी, अलग अलग इम्पैक्ट पैरामीटर होगा। जैसे इस वाले का इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, मतलब कोई भी एंगल, कोई भी ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, इस वाले में क्या हुआ, ये देखो मान लो हम कह रहे हैं कि अगर ये मान लो थीटा डिग्री पर क्या हो गया, ये मान लो डिफ्लेक्ट हो गया, ये किसी और एंगल पर क्या हुआ होगा, अब ऐसी बात है ये थीटा है तो इसका कुछ और वैल्यू होगा, मतलब अगर ये 90 डिग्री से कम है तो ये 90 डिग्री से देखो क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। समझ रहे हो ना ये बात। तो इसी को हम कह रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर पर्टिकुलर डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जैसे मान लो हमने कहा कि अगर हम इस वाले अल्फा रेज की अगर हम इम्पैक्ट पैरामीटर देखें तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें इसके ये जो भी हमारा जो न्यूक्लियस का, ये हमारा जो भी न्यूक्लियस है ना, इसके सामने की हमारी जो भी अल्फा रेज है ना, हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से। मतलब इस वाले रेज के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ और होगा, इस वाले रेज के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर देखो क्या होगा, कुछ और। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करें, इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ही ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ही ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। समझो मेरे वर्ड्स को, थोड़ा सा ध्यान दो, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो, है ना, इधर उधर की बातें नहीं सोचना है अभी आपको। यहाँ पर देखो सोचो मैंने क्या कहा कि सर इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ही ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर देखो कम हो रहा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखो क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ पर आओ, यहाँ तक मान लो आप बी लोगे तो इसकी देखो इम्पैक्ट पैरामीटर इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ तक अगर आप लोगे तो इसकी देखो, इसकी जो इसका जो एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो क्या है, थोड़ा सा और ज़्यादा है। यहाँ पर आ जाओ, इम्पैक्ट पैरामीटर हमने कहा सर अगर जीरो हो जाए तो, बी इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो बहुत ज़्यादा जो है आपको क्या मिलेगा, मतलब आपका जो लाइन है, आपकी जो अल्फा रेज है वो 180 डिग्री पर क्या हो जाएगी, मूव ऑन हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इम्पैक्ट का पैरामीटर को देखो हम लोग एग्जैक्टली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि क्या है, बेसिकली हमारी ये एक लेंथ है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ किसकी देखो लेंथ है किसके बीच की, मतलब पर्टिकुलर किसी दो अल्फा रेज के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ कह लो, इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन। हमने मान लो यहाँ से, मान लो हमें यहाँ से यहाँ की हमें बीच की क्या करनी है, इम्पैक्ट पैरामीटर निकालनी, तो हमें क्या किया, लेंथ ऑफ इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से देखो ड्रॉन कर रहे हैं, सेंटर, फ्रॉम सेंटर। अब अच्छा, और सेंटर कहने का मतलब क्या है कि हम उस मतलब अल्फा पार्टिकल से हम ले रहे हैं जहां पे हमारा न्यूक्लियस एग्जैक्टली सिचुएटेड होगा, है ना। दैट मीन सेंटर कहने का मतलब ये है, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, कह सकते हो कि ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, ऑन, और इसको देखो क्या कैसे कह सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ। देखो टारगेट ऑन कह सकते हैं हम, देखो कि हमारी जो भी अल्फा पार्टिकल, मतलब मान लो अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो पर्टिकुलर इस अल्फा पार्टिकल की क्या एक डायरेक्शन है, तो टारगेट ऑन टारगेट न्यूक्लियस ऑन कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, या इस अगर आप वर्ड को हटा भी दोगे ना, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी आपका काम बन जाएगा, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस ऑन अल्फा पार्टिकल। यहाँ तक भी जो है आपका सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप रख सकते हो। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हटा भी दोगे, वेलोसिटी वेक्टर कहने का मतलब हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर इसकी एक अलग डायरेक्शन हो जा रही है, समझ रहे हो। तो इस वजह से चाहो तो आप ये भी इंक्लूड कर दो, या इस चीज़ को हटाकर भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से यहाँ तक के बीच की हमारी जो डिस्टेंस है उसी को हम कह रहे हैं क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है ये अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स के लिए जो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा वो क्या होगा, अलग होगा। जैसे सेंटर की अगर हम बात करें, जो मतलब अगर हम ऐसे अल्फा पार्टिकल की बात करें जो हमारा न्यूक्लियस से हेड टू हेड कोलिजन जो करने जा रहा हो, तो उसका देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, 0, क्योंकि भाई सेंटर से डिस्टेंस भी आप क्या लोगे, वही ले रहे हो, सेंटर भी आपका यही है, और पर्टिकुलर आपकी वो जो अल्फा पार्टिकल है वो भी यही चीज़ है, तो आप इसकी डिस्टेंस क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। लेकिन जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा,
समझ रहे हो, जो जो थीटा होगा है ना वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो अब एक रिलेशन होना चाहिए भाई, कितना ज़्यादा डेविएटेड हो रहा है, तो बी में दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर में और थीटा में एक रिलेशन होता है, तो हम उस रिलेशन को जो है एग्जैक्टली देख लेते हैं। क्या इसका आपको देखो प्रूविंग नहीं करना है, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी बात थोड़ा सा बता दो कि इफ बी इज इक्वल टू 0 है ना, देन हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री है, जिसको आप पाई भी बोल सकते हो, ठीक। अच्छा, तो समझ रहे हो ना ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। और इम्पैक्ट जो आपका देखो, अगर डेविएशन कब जीरो होगा, जब आपकी इम्पैक्ट जो जो आपका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है बहुत ही ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से क्या हो रही है, अल्फा पार्टिकल इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से क्या हो रही है, पास हो रही होगी, तो वहाँ पर आपका कोई भी डेविएशन नो डेविएशन हो रहा होगा। तो अब एक रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन, चलो रिलेशनशिप लिख देते हैं, मजा आ गया, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड थीटा, दैट इज बी एंड थीटा, ठीक है। तो होता है क्या है, कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है, बी इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू ZE² और कॉट थीटा अपॉन 2 अपॉन ई, और ई आपको यहाँ पर पता चल रहा है साफ साफ, ये आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हम क्यों कह रहे हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, किसी स्पेशल टाइप की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये वही काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि इसके पास एबिलिटी नहीं है, इस अल्फा पार्टिकल के पास एबिलिटी नहीं है कि इसको पेंट्रेट कर सकता है, इसके पास एबिलिटी है, लेकिन अभी हम ये चीज़ थोड़ा सा भी आगे डिस्कस करने वाले थे, बट तो हम मैंने कहा आपको कि बता दिया जाए, इसके पास एबिलिटी है ना, लेकिन अच्छा चलो थोड़ा सा आप मेरे को आप ये गेस करो कि ऐसी इसकी इस अल्फा पार्टिकल के इस अल्फा पार्टिकल में ऐसी कौन सी एबिलिटी ऐड कर दें। अभी तक तो ये क्या हो रही थी, आप देख रहे थे कि ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, ऐसे हम इसमें कौन सी ऐसी इसमें एक सुपर पावर ऐड कर दें कि जिससे ये इस न्यूक्लियस को क्या कर दे, पेंट्रेट कर दे। आप मेरे को थोड़ा सा बताओगे, अगर आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो कमेंट करके आप ये बताओगे। अभी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको ये रिलेशनशिप जो है आपने ये देख लिया। अच्छा, और आपको यहाँ पर जेड का मतलब पता होगा, जेड आपका क्या है, जेड आपका जो है वो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है, न्यूक्लियस का क्या है भाई, प्रोटॉन है। अब ये गोल्ड के लिए है, तो गोल्ड के लिए जैसे गोल्ड के लिए अलग होगा इम्पैक्ट पैरामीटर, आयरन के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, ये सब सारी चीज़ें अलग होंगी। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर आपको समझ में आया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा, इतनी बस बात याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कई बार पूछा है कि इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, आपका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो उतना ही लीस्ट होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर 0 हो गया तो आपका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो भी आपका 180 डिग्री या पाई हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं। हेडिंग लगा लो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको समझ लो तो आपको जो है न्यूक्लियस की साइज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। हटा दिया जाए, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो बच्चे लोग समझ लेते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को। हेडिंग लगा लो आप छोटी सी। ये बताते हैं सर ये आपने क्या बना दिया, केकड़ा ये क्या आपने बनाया है। अरे वही चीज़ है, समझ रहे हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, APROACH, ओके। तो हमने कहा सर हमारी ये पूरी की पूरी एक एटम है, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या, ये एटम है, ये पूरा एटम है। जूम करके आपको दिखा रहे हैं, है ना, जूम करके आपको मैंने दिखाया। और इसके बीच में ये आपको इतना पता चल गया कि आपका ये एक न्यूक्लियस है, ठीक, जिसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब देखो क्या होगा, तो हम इस वाले अपने हेड टू हेड कोलिजन, इम्पैक्ट हम जब बात करते हैं ना क्लोजेस्ट अप्रोच की, तो हम बात करते हैं हेड टू हेड कोलिजन की बात करते हैं। याद है कि वैसे मैंने आपको बताया था हेड टू हेड कोलिजन, ठीक है। देखो क्या होगा कि यहाँ से एक अल्फा रेज जो है वो चलना स्टार्ट किया, ठीक, मस्त। उसके पास आपने मान लो उसको आपने आपने उसको जो है मान लो v वेलोसिटी दे दी। थोड़ी सी बात समझना, उस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है। मैंने आपसे जो पूछा था ना उसका आंसर होगा वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी ज़्यादा दे दें तो एक ऐसी भी केस आएगी जब उसको क्या कर दे, पेंट्रेट कर दे, लेकिन नहीं, हमें पेंट्रेट नहीं कराना है, ठीक है। हमने कहा कि वेलोसिटी बहुत ही कम थी, ठीक है। तो ये देखा गया, मान लो अभी बनाना नहीं, ये मान लो यहाँ से ऐसे लौट करके वापस आ गया, ठीक। थोड़ी सी वेलोसिटी और बढ़ाई गई तो ये मान लो अब यहाँ से ऐसे लौट करके आ गया,
ठीक है। क्यों अच्छा लौट करके क्यों आ रहा होगा, सोचो, रिपल्सिव फोर्स लग रहे होंगे भाई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, ये इसको हमने इधर इधर की तरफ फोर्स तो दिया भाई, जितना हमने फोर्स दिया उतना चला, लेकिन ये भी क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा भाई, इसका फोर्स ज्यादा है, ये क्या कर, चल भाग उधर, है ना, तो इधर क्या होगा, इधर भाग आया होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ा दी, तो वेलोसिटी थोड़ी सी हमने और बढ़ा दी, तो मान लो अभी ये यहाँ तक आ गया। अब हल्की सी वेलोसिटी हमने जैसे ही हमने वेलोसिटी थोड़ी सी और इंक्रीज करी ना, ये क्या कर दिया, ये इस न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर दिया। लेकिन नहीं, हमें इसको पेनिट्रेट नहीं कराना है। हमने कहा कि सर जिस वेलोसिटी पर, है ना, जिस वेलोसिटी पर ये बस पेनिट्रेट करने से बच ही जाए, मतलब उससे पहले ही क्या हो जाए, ये हमारी क्या हो जाए, इस न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस इसको क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। समझना, ऐसा नहीं है कि इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, मैंने आपसे बताया कि इसको पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन सर क्या पैरामीटर क्या ले जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी, ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी कि जस्ट अबाउट टू इट, मतलब ये जस्ट इसको पेनिट्रेट ही करने वाला हो, है ना, उस वेलोसिटी पर, जिस वेलोसिटी पर हमारे ये जो अल्फा पार्टिकल है ये जस्ट इसको पेनिट्रेट करने वाला हो, बट उसके पहले ये क्या हो जाए, अब वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो अब इस न्यूक्लियस के, ये आपकी जो न्यूक्लियस है ना, इसके सेंटर से, और यहाँ पर आपका क्या होगा, अल्फा पार्टिकल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है ना सर, उसी को हमने कह दिया क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई, क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आपको ये बताओ, ये क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको मिलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी पर, दैट इज ऐसी वेलोसिटी जिससे कि हमारी जो अल्फा पार्टिकल है वो जस्ट अबाउट टू पेनिट्रेट करने वाला हो, लेकिन समहाउ, अब हाँ, इसके बाद अगर थोड़ी सी अगर वेलोसिटी और बढ़ा देते ना, तो इसको क्या करता है, जस्ट पेनिट्रेट कर देता है, लेकिन हमें नहीं पेनिट्रेट नहीं कराना। हमने कहा सर ऐसी हमारी वेलोसिटी है ना, कि जिससे कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो जस्ट क्या हो जाए, इसके रिपल्सिव फोर्स के ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स इट रिफ्लेक्ट बैक, है ना, कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। और अब उस केस में यहाँ से यहाँ तक इसके न्यूक्लियस से, इस अल्फा पार्टिकल का भी क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की, मतलब सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की सेंटर के बीच की जो हमारी जो डिस्टेंस होगी, उसी को सर हम लोग कह रहे हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बात आपको क्लियर हुई, बताओ इतनी बात, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्लियर हुआ। इसको हम साफ साफ देखो, अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप यहाँ पे ये लिख लो। देखो चलो, इसको आप जो है दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। क्या कहते हैं, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जस्ट बिफोर इट डेविएट बैक बाय 180 डिग्री, है ना, एक वो मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना सर, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में अगर आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये आप लिख सकते हो क्या, कि द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द अल्फा पार्टिकल विल रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, बिफोर हेड टू हेड कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, दैट डिस्टेंस, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो, अब मेरी बात यहां से समझना, अभी आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लिया, तो सर हम इसको न्यूक्लियस के साइज से कैसे सर रिलेट कर रहे हैं, सर आप ये मेरे को इतना बता दो। देखो अभी इस चीज को समझते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, आपने लिख लिया। अब देखो, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम लोग कह रहे हैं R0, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, R0। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि हमें जो है ना एटम्स की पूरे, ये हमारा पूरा क्या है, एटम्स है, और ये क्या इतना छोटा सा न्यूक्लियस है। तो मैंने कहा सर एटम की जो साइज होती है, जो रेडियस होती है, वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया। ठीक है, हमें बात करनी है इस न्यूक्लियस के साइज की, कि सर हम इस एटम के साइज का तो हमें ठीक है पता चल गया, सोच रहे कितना छोटा है, हम इस न्यूक्लियस के साइज की बात करें, सर कैसे पता करेंगे। अच्छा, अब मेरे को इतना बता दो, ठीक है, अब हर एक न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, अलग होगी भाई। गोल्ड का हम ये गोल्ड का नहीं, तो गोल्ड का कुछ अलग होगा, एल्यूमिनियम का कुछ अलग होगा, और छोटा होगा ना, बात समझ रहे हो। देखो अब मेरे को इतना एक जनरल सी बात बता दो, हम आपसे एग्जैक्टली सभी चीज़ों का हम आपसे न्यूक्लियस का साइज नहीं पूछ रहे, मेरे को आप इतना बता दो कि जो न्यूक्लियस की जो साइज होगी वो इस 10⁻⁻10 से छोटी होगी कि बड़ी होगी। बोलो 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 बोलो, 10⁻⁻10 से क्या होगी, और छोटी होगी। तो और छोटी आप कैसे जाओगे, 10⁻⁻9 ये जाओगे, नहीं, गलत हो जाएगा। कहने का सीन क्या है कि जो न्यूक्लियस की साइज होगी ना, देखो, क्योंकि देखो भाई न्यूक्लियस हमारा ये इतना है, 10⁻10 है, मान लो अगर इंटर किया और यहाँ से इंटर करने के बाद भी मान लो ये कुछ डिस्टेंस पर एग्जैक्टली टच तो ना, हमें इसे टच तो नहीं कराना है, तो टच नहीं कराना है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इंटर, मतलब एटम के अंदर इंटर किया है। ठीक है, अब एटम के अंदर इंटर किया, तो अब इस न्यूक्लियस को तो टच नहीं किया, यानी कि 10⁻⁻10 से क्या होगी,
छोटी ही होगी। तो छोटी कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियस की देखो साइज है वो 10⁻11 हो सकती है, 10⁻12 हो सकती है, 10⁻13 हो सकती है, 10⁻14 हो सकती है, 10⁻15 हो सकती है, समझ गए, ये बात समझ गए। ये सभी आपकी जो है वो न्यूक्लियस की साइज हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अलग अलग भाई मेटल के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगा। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर गोल्ड का लिया है, ठीक है भाई, इसकी रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए दूर से ही भगा दे रहा था, भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, हैं यहीं पे देखा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक आ गए, जल्दी निकलो यहाँ से, ठीक है। इसको पता नहीं कि अच्छा स्पीड बढ़ा देगा तो जो इसको पेंट्रेट कर देगा, हाँ समझ लो ना, ठीक है। अच्छा एल्यूमिनियम का देख लेंगे तो इसका और ज़्यादा छोटा सा चार्ज होगा भाई, एल्यूमिनियम 13, ठीक है, तो 13 इंटू ई, समझ लो कितना छोटा सा चार्ज होगा। तो ये थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी और डेयरिंग जो है ना बढ़ जाएगी, थोड़ा सा और नज़दीक तक आ जाएगा, समझ गए, और नज़दीक तक आ जाएगा। तो बात समझो, जो आर की जो आर जो है वो आपकी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो जब आर अगर और कम हो गई तो जो साइज है न्यूक्लियस का वो और क्या हो जाएगा, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो ये आर नॉट जितना ही ज़्यादा छोटा होगा, समझ रहे हो, न्यूक्लियस आपका उतना ही ज़्यादा, कह सकते हो कि न्यूक्लियस आपका उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। आर, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ये इस आर पर डिपेंड कर रही है, ठीक, समझिए, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो हम लोग इसको कैसे, हम इस आर को, हम इस आर नॉट को कैसे निकाल सकते हैं, ये बात आपको समझ में आई ना, कैसे, सिंपल, इतनी बात याद नहीं, सारी बातें छोड़ दो। मैंने कहा सर न्यूक्लियस की साइज हम देखो कैसे बताएंगे, हम ये बता सकते हैं कि न्यूक्लियस की हमारी जो साइज है सर वो 10⁻10 से तो बड़ी ही होगी, मतलब सॉरी 10⁻10 से छोटी होगी। छोटी कहने का मतलब ये -9 में नहीं चले जाना, माइनस माइनस जाओ, ये छोटा है भाई, ये देखो 10⁻10 में 10⁻11 में कौन छोटा है, 10⁻11 छोटा है, -12 छोटा, -13 छोटा, -14 -15 सब छोटे हैं इससे, ये बड़ा है, ये बड़ा भाई है, ठीक है। 11 नहीं देखना, -11 देखो, -10 देखो, ठीक है। चलो ये सब बातें बच्चों वाली बातें हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन उठाते हैं कि सर हम इसको कैसे मेजर कैसे करें, है ना। तो अभी हम केवल और केवल हम जो है आर नॉट जो हम निकालना चाहते हैं, हम आर जितने भी हमारे मेटल्स होंगे हम उन सभी के लिए जो हम आर नॉट का जो है फॉर्मूला जो है डिराइव करना चाहते हैं। देखो कैसे डिराइव होगा, बड़ा इजी है, आता भी है, ये आता है नहीं आता है ये आप देख लेना, बहुत ईजी है। तो हम जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ आर नॉट, यानी कि डिस्टेंस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये पूरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये बोलेंगे, ठीक है। आर नॉट देखो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमने कहा सर मान लिया जाए कि जब ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पर ऐसे जा रहा होगा तो इसके पास कुछ एक काइनेटिक एनर्जी होगी, समझो, इसकी क्या होगी, इसकी एक अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उस काइनेटिक एनर्जी से ये क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा और धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जा रही होगी। क्यों डिक्रीज होती जा रही होगी, क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहा होगा। तो जैसे जैसे ये इसके नज़दीक जा रहा होगा वैसे वैसे इसकी स्पीड जो है वो कम होती जा रही होगी, ठीक, और कम और कम और कम और कम। एक ऐसा भी समय आया होगा जब फाइनली इसकी जो स्पीड है वो पूरी तरीके से जीरो हो गई होगी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या हो गया होगा, एकदम नहीं जीरो हो गया होगा। अब ये क्या करेगा, अब कहेगा अच्छा रुक गया, अब भागो यहाँ से। अब ये क्या करेगा, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ से देखो, अब फिर से क्या होगी, अब यहाँ पे देखो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी भाई, अब ऐसी बात है ना, ये आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ ऐसे आप अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ आप छोड़ रहे हो तो ऊपर में इसकी जो स्टार्टिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अब जैसे ही ये नीचे आना जाएगा, जाता जाएगा तो कोलिजन से कुछ सेकेंड पहले, है ना, कोलिजन से कुछ सेकेंड पहले, कुछ सेकेंड वो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, कुछ सेकेंड पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और जब वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, कोलिजन से कुछ समय सेकेंड पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो वही काम यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही होगी, डिक्रीज होती जा रही होगी, और यहाँ तक इसका जो फाइनली जो इसकी स्पीड है वो क्या हो गई, जीरो हो गया। और यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो गया, जीरो। लेकिन जीरो तो हो गया, हमको पता है कि भाई जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चलती है। तो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। इसको फिर से फाइनली रिफ्लेक्ट किया, अब ये फिर से इधर चला जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी फर्दर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये जितने ज़्यादा दूर भागेगा उतनी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आपको इस बात का क्या मतलब समझना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट इस पॉइंट पर, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन यही तो कहता है कि भाई क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट दिस पॉइंट जहाँ पर हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, ½ mv²,
इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, अच्छा देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी वही वाली 1/4 पाई, याद मेरी बात समझो, पोटेंशियल एनर्जी वही कूलाम्स लॉ आप अप्लाई करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू, अब देखो हम क्या करते थे, Q1 इंटू Q2 करते थे, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर करते थे, ठीक है। तो Q1 के जगह पर क्या लोगे, अल्फा, ये जो आपका जो अल्फा पार्टिकल है इसकी आप चार्ज लोगे, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैंने आपको बताया कितना होता है, 2e होता है, तो 2 इंटू ई। फिर इस वाले न्यूक्लियस का आप चार्ज लोगे, तो न्यूक्लियस का जैसे मान लो मैंने कहा न्यूक्लियस की जो जो एटॉमिक नंबर है वो मान लो Z है, न्यूक्लियस की एटॉमिक नंबर कितनी है, Z है, तो कितना हो जाएगा, Z इंटू ई हो जाएगा, तो ZE चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज यही तो करते हैं ना ZE, आपको पता है ना, ठीक है। तो 2e इंटू ZE अपॉन डिस्टेंस, देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R0, तो R0 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा यहाँ पे आप बता दो कि M जो आपका है, ये कह सकते हो कि M आपका जो है वो मास है, किसका मास है भाई, मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का। ये देखो काइनेटिक एनर्जी आप किसकी ले रहे हो, अल्फा पार्टिकल की ले रहे हो ना, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और ये जो आपका ये Z है, ये आप Z किसका ले रहे हो, आप ये बता दो कि आपकी ये जो मैंने आपको बताया था Z आप किसका ले रहे हो, चलो आप बता रहे हो, प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस। आपने कोई भी न्यूक्लियस लिया है, गोल्ड लिया है, एयू लिया, कुछ भी, मतलब आयरन लिया है, एल्यूमिनियम लिया, कुछ भी लिया है, ठीक है। और V देखो क्या है, V आपकी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, वही मैक्सिमम वेलोसिटी, वो उसको पेनिट्रेट नहीं करे, पेनिट्रेट होने से पहले वो क्या हो जाए, मुड़ जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सभी चीजें फिक्स हैं, ये सारी की सारी वैल्यू किसके बेसिस पर बताई गई, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बताई गई, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये सारी की सारी बातें आपने बता दी। यहाँ से आपको देखो आर यहाँ से आपको जो है आर निकालना है ना, तो यहाँ से देखो आपका जो आर हो जाएगा, यहाँ पे आर, अच्छा यहाँ पे आर रहेगा ना, यहाँ पे इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है ना, देखो यहाँ पर हमने आर क्यों ले लिया, R0 क्यों ले लिया, मेरी बात समझना, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला होता है, F के लिए फॉर्मूला होता है। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि यहाँ से हमारी ये पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल ये ऐसे मूव होकर के क्या होगी, भागेगी, तो इसके बीच में क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो रहा होगा, यहाँ पर एक एक्ट हो रहा होगा। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऐसे समझो जैसे कि देखो, जैसे आपने कहा सर ठीक है, हम F इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। अब ये जो फोर्स होगा, ये हमारा जो फोर्स होगा ना यहाँ पर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो यहाँ से ये आर से आर, एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको, ये कैसे आया, ठीक है। यहाँ से आर से आर क्या हुआ, कैंसिल, तो आपको देखो आपको ये क्या मिला, mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4, फिर mv स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कहा कि सर मेरे को मिल गया mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये मिला। या देखो एक मिनट मेरी बात सुन लो, इन सब सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ भी दें एक तरफ, तो आपको याद है हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले हमने जो टॉपिक में हमने पढ़ा था, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर, ये याद आया क्या, ये उसी से यहाँ पे जो है ये चीज़ आया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, केवल और केवल आर रखेंगे। क्लियर है ये बात, बताओ। ये चीज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ये टॉपिक हम आपको हिंट भी दे चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो रख देते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, R0 को उधर भेज देते हैं, R0 इज इक्वल टू देखो साथ साथ कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, तो देखो 2ZE स्क्वायर हो जाएगा ना, ये मिल करके 2ZE स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 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 अपॉन, अब देखो अपॉन, देखो ये 2 चला जाएगा इसके पास, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और mv स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में। तो फाइनली आपको देखो क्या मिल गया, आपको मिल गया R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 4ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ये है आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल जाएगा। अब देखो कहने का सीन क्या है कि अगर आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपने इन सारी चीज़ों की वैल्यू रख करके अगर आपने निकाल ली है, तो आप जो है कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि आपकी जो डिस्टेंस होगी, मतलब आपकी जो रेडियस होगी न्यूक्लियाई की, वो 10 टू द पावर माइनस, मैंने ये आपको बताया था कि 10 टू द पावर -10 से क्या होगी, एटम की डिस्टेंस, एटम की जो रेडियस है वो कम ही होगी।
अच्छा, अगर आप डायरेक्टली अगर निकालना ही चाहते हो, है ना, एक मिनट रुक जाओ, पहले जैसे हम मान लो बात कर लेते हैं, हम मान लो ले लेते हैं, हम गोल्ड के लिए लेते हैं, ठीक है, फॉर गोल्ड। जैसे ये भाई साइंटिस्ट जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने ये किसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड के लिए। तो हम गोल्ड के लिए क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो आप इस फॉर्मूले में क्या करो, गोल्ड के लिए तो जेड इज इक्वल, आप गोल्ड के लिए कितना रखोगे, 79 रखोगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये होता है। और जेड इज इक्वल टू आप 79 रखोगे, ई इज इक्वल टू आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो आप रखोगे, ठीक है। और क्या बच गया, एम, हाँ यहाँ पे बात करते हैं एम यहाँ पे हम किसकी रखेंगे, अल्फा पार्टिकल की रखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल की एम कितनी होती है, 4m। 4m मतलब एम का मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, तो इसको आप जब रखोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, एम इज इक्वल टू मिलेगा 6.7 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। अब जब इन सारी की सारी वैल्यूज को जब इसमें, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट वी, जो आप जो मैक्सिमम जो वी लोगे ना, वो क्या लोगे, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वी आप नहीं लोगे। कितनी, ये आप जो वी लोगे वो आप लोगे 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो कितना कम है, बहुत ही कम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या लेना है, ये आपको वी लेना है। तो इस केस में आपको जो आर नॉट मिलेगा सर, वो मिलेगा 2 पॉइंट, आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लेना, ये कोई जरूरी नहीं करना, बस हम आपको एक जो है दिखा रहे हैं। कितना आया आर नॉट आपकी, देखो वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻14 आया है, ठीक है। और इस 10⁻⁻14, अब ऐसी बात है, सोचो 10⁻⁻14 ये आपकी जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आई है। तो आपकी जो रेडियस होगी वो भी देखो कितने, जो आपकी जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी, न्यूक्लियस की रेडियस वो होगी लगभग आपकी 10⁻⁻14 से और थोड़ी छोटी होगी, दैट मीन -15 -16। अब ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना आपको बस एग्जैक्टली बस आपको ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस के ही बारे में पता करना था। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि हम ये जो रेडियस है, ओवरऑल हम जो रेडियस है वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। देखो आप वो फॉर्मूला देख लो, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम अगर बात करते हैं, अगर हम रेडियस की, इसको मान लो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्मॉल आर का मतलब क्या, न्यूक्लियस की रेडियस, ठीक है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू, देखो होता क्या है, आर नॉट इंटू a⁻1/3, ठीक है। अब इसमें आपको आर यहाँ से पता चलेगा, आर नॉट आपको जैसे मान लो आपने ये रख लिया 2.47 इंटू 10⁻⁻, आपने ये 14 निकाल लिया। अब ए आपको पता है, आपका ये जो है ए आपका क्या, ये आपका एटॉमिक मास है। ये आपका एटॉमिक मास किसका होगा, मान लो जैसे आप गोल्ड के लिए निकाल रहे हो, तो गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होता है, आपको गोल्ड का एटॉमिक मास थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये 1 मिनट रुक जाओ, इसको देख लिया जाए थोड़ा सा, 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, भूल गए हम भी, गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 मिनट रुक जाओ। ये आपका होता है 197, ये थोड़ा सा भूला हुआ था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ओके 197। और एक मिनट, ये आर नॉट आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, फॉर्मूले को रखने में ना थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। देखो क्या, मेरी बात सुनो, ये आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, है ना। अगर आप यहाँ से क्विट करना चाहते हो तो आप आगे भाग जाओ, मेरी थोड़ी सी आप आगे की बातों को सुन लेना जा करके। तो आर इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू होता है, ये कैपिटल आर नॉट है, ये वाला आर नॉट नहीं है, ठीक है ना। क्या हुआ कि एक वैल्यू निकाली गई और आर नॉट इंटू a⁻1/3। अब यहाँ पे हम आप जो आर नॉट की जो वैल्यू रखोगे वो रखोगे आप 1.2 इंटू 10⁻⁻15। जितने भी आपके न्यूक्लियाई होंगे, जितने भी आपके न्यूक्लियस होंगे, उन सभी न्यूक्लियस के, आयरन का हो चाहे एल्यूमिनियम का, उसके सभी के लिए आप कितने रखोगे, 1.2 इंटू 10⁻15 रखोगे। और ए का मतलब ये आपका क्या है, ये आपका है मास ऑफ गोल्ड, तो आप कितना रखोगे, 197 रखोगे, ठीक है। और इसके पावर में कितना, 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये लगभग आएगा आपका 6.98 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। देख रहे हो, ये आपकी एग्जैक्टली निकल गई क्या, गोल्ड की जो न्यूक्लियस है वो आपने उसकी जो है रेडियस आपने निकाल दी है। तो इस तरीके से जो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये सारी चीज़ आपको नहीं रखनी है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आए, ये आपका वही है पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला है, जो चैप्टर नंबर 1 सेकेंड में आपने जो पढ़ा था, ठीक है ना।
क्लियर है इतनी बातें? आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, जो भी आपको लगा होगा, जैसा भी आपको लगा होगा, आप वो बताओगे। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।